अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, गैर कानूनी इमारत और घटिया मटीरियल के इस्तेमाल ने मशदूद इमारतों की तादाद में होशरुबा इजाफा कर दिया है और आने वाले दिनों में शदीद मौसम और ख़राब मटीरियल के इस्तेमाल से करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पर लगी हुई हैं। हुकूमत सिंध क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि 27 जानों का ज़िया हुआ है। सानहा लियारी का अफसोसनाक वाक़या, सिंध हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। DG SBC अपने ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। कराची के 586 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया है और 586 इमारतें सर्वे के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस जारी किया गया है कि इन तमाम इमारतों को गिरा दिया जाएगा। शहर में इमारतों की तामीर और कवायद व ज़वाबित पर सवालात उठ रहे हैं और जिसके जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या सिंध हुकूमत गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कवानीन लाने में कामयाब हो सकेगी, और अगर कवानीन आ जाते हैं तो क्या इन कवानीन पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, और इससे पहले क्यों इन इमारतों के खिलाफ कवानीन नहीं बनाए गए, या अगर कवानीन मौजूद हैं तो क्यों इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत सारे सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे। SBC सिर्फ नोटिस देने की मजाज ही है या फिर उसके पास कुछ अमली कार्रवाई का भी इख्तियार है? अगर इख्तियार है तो वो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती? आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं। आला अदलिया के फैसलों के बावजूद शहर में गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो उनका सिलसिला जारी है, उनको कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगा। शहर में तामीरात से जुड़े मसाइल के बायस करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। मखदूश इमारतों के मकीनों को मुतबादिल रहाइश फराहम करना एक चैलेंज से ज़्यादा बहुत बड़ा एक काम है। SBC को अमली कार्रवाइयों में किन रुकावटों का सामना है, किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि शहर कायद में इंतहाई मखदूश इमारतों को गिराने के फैसले पर अमल दरामद कितना फ़ीसद हो सकेगा, ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम टॉपिक है, लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और इसी हवाले से हमने रब्ता किया है साजिद अहमद साहब से। MKM से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद अहमद साहब। जी वालेकुम। साजिद अहमद साहब, इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ लियारी में 27 जानों का ज़िया हुआ। सिंध हुकूमत खासी मुतहरिक हो चुकी है और DG SBC को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। आप समझते हैं कि एक दामाद काफ़ी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, गुज़श्ता कई दिनों से कई माह से बल्कि शहर में एक न एक बिल्डिंग गिर रही है, ठीक है ना, और उस पर जानी नुकसान भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसी कोई बिल्डिंग गिरती है तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि मेयर या जो भी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा होता। अच्छा, अभी जो लियारी के अंदर जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 27 लोग शहीद हुए, हलाक हुए। अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मुक़ाम अता फरमाए। लेकिन उसके बाद जो इक़दाम थे, आप मिसाल के तौर पर शहर के अंदर अगर 588 मखदूश इमारतें मौजूद हैं और 586 अगर उनको नोटिस फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि आप ये इमारतें खाली करें, तो वो जाएंगे कहाँ? इशू तो ये है ना कि जाएंगे कहाँ। अब ये भी जो इमारत जो गिरी है के अंदर, इसमें जो लोग वहाँ हलाक हुए हैं उनको पहले से इत्तला थी कि बिल्डिंग कुछ गड़बड़ कर रही है, बराबर उन्होंने इत्तला दी कि कुछ आवाज़ आ रही क्रेक होने की बिल्डिंग के अंदर से ना, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, कुछ जलजला है या कुछ अंदेशे को इजहार किया। लेकिन असल मसला अगर किसी के पास ऑल्टरनेटिव रिहाइश हो तो वो जाएगा ना। अब यहाँ सदियों से लोग लियारी में बंस रोड रंच हो रहे हैं, सदियों से यहाँ लोग रह रहे हैं और कोई सिस्टम के तहत रह रहे हैं। यहाँ किराए पर 500-700 रुपये किराया देते हैं फ्लैटों का। गरीब लोग हैं, रोजाना खाना, रोजाना कमाना और रोजाना लगाना अपने ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी को नोटिस करें? खत तो जाएगा कहाँ? या तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, अगर इतनी सारी इमारतें 588-86 जो भी इमारतें हैं वो अगर इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं तो उनको नोटिस करने से पहले ऑल्टरनेट में कोई जगह फिर तैयार की जाए, उन गरीबों के लिए को तैयार की जाए, उनको दिए जाए, उसके बाद उसको स्विच किया जाए, शिफ्ट किया जाए वहाँ पर ना, तो सूरत बेहतर हो सकती है। वरना अगर 528 वहाँ पर फ्लैट्स हैं
तो उसके अंदर उस प्रोजेक्ट में न जाना कितने लोग रह रहे होंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो लोग ऐसे हालात में कि जहाँ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, इतना कर चुका है, शहर में ट्रैफिक का हाल बुरा है, ठीक है ना, तो लोग रिस्क लेकर मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, यहाँ से चले जाएं। तो वैसी जिंदगी अजाब हो चुकी है। लोग ना चाहते हुए मौत के करीब पहुंच चुके हैं। लोग खाने को नहीं, पीने को नहीं, अपनी फरियाद कर रहे हैं हुकूमतों से, डिपार्टमेंट से, के बलदियाती लोगों से, कुछ सुनने वाला है नहीं। तो ऐसी सूरत में ठीक है, आपने एज एंकर होने के नाते, ये चैनल होने के नाते कोई भी प्रोग्राम करके अपनी जिम्मेदारियां आप लोग पूरी कर रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी हुकूमत की है, असल जिम्मेदारी डिपार्टमेंट्स की है, ठीक है ना। SBC के ठीक है, एक साथ हट गए तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना, तो तीसरा आ जाएगा। असल में तो चीजों को चेंज करना है, बेहतरी कैसे नहीं, वो बेहतरी गवर्नमेंट करेगी, इदारा SBC नहीं कर सकता। SBC नोटिस दे देगा, तोड़फोड़ कर देगा, ज्यादा ये कर सकता है, लेकिन असल काम गवर्नमेंट का है कि जगह प्रोवाइड करना, ठीक है ना। जिस तरह से अपना सैलाब भी गुस्सा कुछ दिन पहले आया, सिंध के अंदर आया था, तो न जाने कहाँ से लोग कराची में लाके आबाद कर देंगे, ठीक है। उनको कोई आपने रिहाइश दी ना, तो यहाँ के मुकामी भी नहीं थे, उनको वहीं कहीं रिहाइश देनी चाहिए थी। मतलब ठीक है, अल्लाह के बंदे सारे हैं, लेकिन जो मुकामी लोग हैं तो अरबों खरबों का टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन से मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट्स के हवाले से लोग कितना परेशान है, वो चेंज करें, तो उसमें सिंधी अजरक होनी चाहिए, ठीक है ना। कल को 1 साल बाद बोलेंगे इसमें बेनजीर की तस्वीर होनी चाहिए, फिर उसके बाद बोलेंगे इसमें भुट्टो की तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो कॉस्मेटिक काम कर रहे हैं ना, तो जो करने वाले काम वो नहीं कर रहे। करने वाले काम ये कि डैम बनाए सिंध के अंदर। आप देखिए पंजाब का मरियम नवाज बेशक हमारे खिलाफ आते हैं किसी भी नोट से, लेकिन हम आप देखें रोज कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हो रहा होता है, किसी न किसी चीज की ओपनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी तो एक हुकूमत है। KPK के अंदर भी काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर मेडिकल के हवाले से काम हो रहा है, बल्दियाती सिस्टम काम कर रहा है। साजिद अहमद साहब नहीं हो रहा तो सिंध के अंदर नहीं हो रहा। जी साजिद अहमद साहब, सिंध असेंबली में कुछ अपोजिशन ने किरदार अदा किया है इस बारे में? देखिए, अपोजिशन क्या कर सकती है, आवाज उठा देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, असेंबली में आवाज उठा देंगे, और क्या कर सकते हैं। असल तो जो देखिए गेम सारा पैसों का है, और वो पैसा है गवर्नमेंट के पास, वो इख्तियार होते हैं गवर्नमेंट के पास, फंडिंग तमाम गवर्नमेंट के पास होती है। इस वक्त मिनिस्टर है, CM है, फाइनेंस का शोबा उनके पास है, 6-7 मिनिस्ट्रियां वो लेके बैठे हैं, वो करने कुछ तैयार नहीं है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप शहर की देख लें, कभी तेजी आ जाती है मोबाइल छीनने के अंदर, कभी डंपर लोगों को मारने लगते हैं, हलाक करने लगते हैं, ठीक है, उसमें तेजी आ जाती है, ठीक ना। कम से कम आपको एक करारदाद तो पास करवा ही सकते हैं ना, कुछ ऐसे कवानीन के हवाले से जो कि इन मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से हो, या उन पर अमल दरामद के हवाले से हो, कुछ तो काम किया जा सकता है। कोई तो पावर होगी आपके पास? नहीं, बिल्कुल एमकेएम इस हवाले से, एमकेएम के MPs हैं सारे। आप देखिए मुख्तलिफ वक्तों के अंदर सोशल मीडिया पर उनके लेटर्स भी मौजूद हैं, कभी SSP को लेटर लिख रहे हैं, कभी मखदूस इमारतों के हवाले से या पोर्शन जो बन रहे हैं उस हवाले से उन्होंने बाकायदा SBSC को लेटर लिखते हैं, KMC मुख्तलिफ जगहों पर अप्रोच करते हैं। लेकिन असल तो डोमेन जो है वो है सिंध गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इन पावर है, उसके पास तमाम इख्तियारात है, लेकिन उन्होंने बल्दियाती लोगों को बेख्तियार किया हुआ है। इख्तियार इस वक्त चले जाए जी नाज़रीन, हमारा राब्ता साजिद अहमद साहब से मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता कर सकें और बात मुकम्मल हो सके। साजिद अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, कुछ डिस्टॉर्शन थी, बहरहाल आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। साजिद साहब, नहीं कह रहा था कि तमाम सियासी पॉलिटिकल लोग भी अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। तो हुकूमत ने तो इदारे बना दिए ना,
ये तो इदारों की जिम्मेदारी है ना, एसबीसीए के पास क्या इख्तियारात नहीं है कि वो इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करे, या वो इमारतें जो कि नाकिस मटेरियल से बनाई जा रही हैं, अब आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में कुछ ऐसी इमारतें जो कि अभी तामीर की गई हैं लेकिन वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो किसकी जिम्मेदारी है इसको देखना? अब इसमें जो शहर में मिसाल के तौर पर अगर एसबीसी मास्टर प्लान के अंदर जो जगह है शहर के अंदर, शहर में जितनी जगह है, अब एसबीसी का काम एक को नक्शा अप्रूव करती है, ठीक है ना, लेकिन अप्रूव करना सिर्फ काफी नहीं होता, बल्कि चेक एंड बैलेंस रखिए कि अगर किसी बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी इमारत उसका रेशो भी इनके पास होना चाहिए कि आप इस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है ना, इसकी लाइफ कितनी होगी अगर आपकी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी लाइफ कितनी गारंटी। जी हाँ, पूरी श्योरिटी गारंटी एक बिल्डर से लेनी चाहिए कि अगर ये इसकी लाइफ है बिल्डिंग की, अगर उससे पहले डैमेज हो गई तो फिर इसका तमाम जो भी नुकसान है वो आपको पूरा करना होगा। इन रिटर्न सब चीजें ली जाती हैं, लेकिन निजाम कोई है नहीं इस मुल्क के अंदर, बस जिसकी जो मर्जी आ रहा कर रहा है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके पास ताकत है उसी का रूल है उसी का। तो जहाँ जंगल का कानून हो ना वहाँ कुछ हो नहीं सकता। अब आप देखें ना, अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले टैंकर्स ने कितने लोगों को शहर के अंदर हलाक किया है। अच्छा, उल्टा हुआ ये कि जो मिसाल के तौर पर अगर जिन लोगों ने आवाज उठाई जेल उनको जाना पड़ा, यानी एफआईआर उनकी घटी, जो लोग आवाज इस पूरे एक्शन के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई वो जेलों में गए, उनकी एफआईआर कटी, ठीक है ना। बाकी में इख्तिलाफात हैं, तो उनकी आवाज इस हवाले से मुस्बत थी, एनकेएम ने इस हवाले से बहुत कोशिशें की, आवाजें उठाई बाकायदा तौर पर, लेकिन एफआईआर डंपर माफिया के खिलाफ कटी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर जो कटी वो जी जी सानिहा लियारी, सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है, डीजीएसबीसी को फारिग कर दिया है उनके उहदे से, और दीगर इकदाम भी किए जा रहे हैं। 586 इमारतें हैं जिनका सर्वे किया गया और ये बताया गया कि ये मखदूश इमारतें हैं, इनको जल्द ही गिरा दिया जाएगा। बहुत सारे सवालात उठ गए। 586 इमारतों में जो लोग बस रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान आबाद हैं, उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा और मुतबादिल क्या होगा, और उसके बाद क्योंकि ये सिलसिला एक तसलसल के साथ जारी है, इमारतें बनाने का सिलसिला, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, और जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिल्डर ये कभी भी नहीं बताता कि क्या मटेरियल वो इस्तेमाल करा है, कितना अरसा ये इसकी जो लाइफ है वो कितनी होगी, और लोग जो है वो बेधड़क अपनी जमा पूंजी पूरी जो है वो लगा देते हैं सिर्फ एक छत हासिल करने के लिए। लेकिन आखिर में क्या मिलता है उनको? जो आज जिस तरह के वाक़यात हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात। इदारों की जिम्मेदारी क्या है? इदारे क्यों अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने में नाकाम रहते हैं, या क्या उन पर ऐसा दबाव होता है जिसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं कि वो काम ना करें, या सिर्फ कॉस्मेटिक काम करें जो सिर्फ नज़र तो आए लेकिन उसका कोई दूररस नताइज ना हो सके। साजिद अहमद साहब एमकेएम से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे और तमाम तर चीज़ों पर वो रोशनी डालते रहे। उन्होंने यही कहा कि ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है ये सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। साजिद अहमद साहब, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, सिंध हुकूमत इदारे बना देती है, सिंध हुकूमत इख्तियारात दे सकती है, सिंध हुकूमत फंड्स दे सकती है, लेकिन जो इदारों का काम है, जो कवानीन पर अमल दरामद करवाने वाले लोगों का काम है, वो कैसे वो जगह जगह पूछेगी? मतलब कुछ तो काम कहीं होना चाहिए ना। देखिए, दुनिया में होता है कि जो जिम्मेदारी है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितनी जिम्मेदारी तकसीम होंगी ना तो उतना ज्यादा उस इदारे के अंदर अच्छा काम होता है, सही ना। जितना डिपार्टमेंट अगर बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट करके और उसको बेहतर, मिसाल के तौर पर जैसे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल था, अब उसकी कारकर्दगी मजीद अच्छा करना चाहिए था, किया ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल उसका नाम रख दिया, और पूरे सिंध तक उसका दायरा, जो कराची नहीं संभाल सक रहे एक सिटी को, जो इदारा वो आपने उसको पूरे सिंध तक फैला दिया। उसका एक डीजी पूरे सिंध का, एक डीजी, सिंध की आबादी 4.5 करोड़ की है, तो डीजी या एसबीसी कहाँ का जाएगा, कहाँ का जाएगी? तो इसके लिए बाकायदा तौर पर सिस्टम मैनेज करना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि असल में गेम ये है कि शहर पे कब्जा करना है। सिंध बिल्डिंग, कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बना दिया है,
कराची वाटर बोर्ड को सिंध वाटर बोर्ड बना दिया गया है, ठीक है ना। और इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पर कब्जे वाली जंग है ना। आप इस शहर का हाल तो देखें ना कि एजुकेशन तबाह होकर रह गई है, जबकि सीएम के अंडर तमाम जो इदारे हैं, जितने कॉलेजेस हैं और अपना जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, एनडी, कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू साइंस कॉलेज, सब उन्होंने अपना सिस्टम बिठाया हुआ पूरा ना। अच्छा, जो सिर्फ गेम अपॉइंटमेंट का है कि हमारी मर्जी के लोग हम अपॉइंट करा सकें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर कराची के शहरियों को हटा के बाकी सब लोग हैं वहाँ पर ना। पैसे लेके भर्ती होना और वहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है। आपके लिए चले जाएं, आप एक फाइल का ट्रांसफर करवा के दिखाएं, आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे ना। इस तरह अगर आपका कोई मसला, आप सबके मसला थाने चले जाए, कोई एफआईआर आपको कटवानी हो, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो गई हो, तो आप थक जाएंगी, आप लोग थक जाएंगे। लेकिन एफआईआर कटवाना आपके लिए प्रॉब्लम, अगर एफआईआर कट जाएगी तो मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा, और मुजरिम पकड़ा जाएगा तो उसको सजा नहीं होगी। यानी अदलिया का निज़ाम जीरो पे खड़ा हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट जीरो पर खड़े हुए हैं। हुकूमत इस पे नहीं, आला ने तो फैसले दिए हैं और कई फैसलों पर अमल दरामद भी हुआ है, लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला है वो नहीं रुका है। अच्छा, वो इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, असल में बहुत ज्यादा है इस शहर के अंदर, ठीक है ना। पैसे दें और हर काम करा दें, मेरिट तो कहीं है ही ना। जहाँ मेरिट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी काम 100% ओके नहीं हो सकता ना। और मेरिट पे कोई काम बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है ना। हर जगह पैसे ने आप सारे काम करा रहे हैं, हर इदारे के अंदर, हर जगह पर। आप अगर सिटी कोर्ट चले जाएं तो अगर आपको कोई काम होगा तो बैलिक को आपको पैसे देने होंगे। आप थाने चले जाएं तो आपको वहाँ पर किसी मुंशी को पैसे देने होंगे, ठीक है ना। तो आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाते किसी काम के लिए तो वहाँ गड़बड़ है। आप अगर सर्विस के घर में मसला है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कुंडी में साजिद अहमद साहब, ये तमाम वो चीजें हैं जो आपने मसाइल की निशानदेही की, जिन मसाइल की लोगों के इल्म में है, लोग इनका सामना करते हैं और ऑब्वियसली इसी सिस्टम का सब हिस्सा है। अगर आपके पास कोई तजवीज़ है इन मसाइल के हल के लिए, कोई अहम बात है तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। तजवीज़ ये है, दुनिया के अंदर जो दुनिया में फार्मूला अप्लाई किया जाता है ना, उसी फार्मूले को इस मुल्क के अंदर अप्लाई किया जाएगा। इस मुल्क के प्रोविंसेस और सिटीज के अंदर फार्मूला ये है कि आप एक तो टाइम पर पाकिस्तान के अंदर 10-10 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। अच्छा, इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर जो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत जो भी नुमाइंदे जीत कर आते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं होते। अच्छा, फिर उनके पास फंड नहीं होते। असल फंड तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास होना चाहिए और फिर डिपार्टमेंट इनके अंडर में होने चाहिए। अब यहाँ पर लोकल सिस्टम मौजूद, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, लेकिन वाटर बोर्ड उनके अंडर में नहीं है। हम तो शुरू से एनकम तो शुरू से कहती भी आ रही है ना कि भाई आप वाटर बोर्ड को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर में करें। आप क्या कहते हैं अपना इसको पुलिसिंग के निज़ाम को आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर में करें। आप कम्युनिटी सिस्टम का पुलिस निज़ाम राइज करें ताकि कम्युनिटीज मुकामी लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाए। अगर वो लोग भर्ती हुए जराइम में कमी आएगी। उसकी अगर वो इलाकों में रहते हैं आगे पीछे तो वो इर्द गिर्द के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। कौन क्रिमिनल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, उन सब तक उनकी पहुंच है, वो रीच है उनकी, हर जगह तक वो पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुकामी लोगों को बिल्कुल खड्डेनाइन किया हुआ है, साइड पर किया हुआ है। जाली डोमिसाइल बनाकर अभी कुछ से पहले ख्वाजा ज़हर भाई बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट गए, जाली डोमिसाइल का केस उन्होंने वहाँ अपना सबमिट किया है बाकायदा तौर पर। जाली डोमिसाइल पे यहाँ जॉबें दी जा रही हैं। इसके अलावा गुज़श्ता कुछ जब वसीम अख्तर भाई मेयर थे तो वो खुद आइन के आर्टिकल 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके गए कि भाई आइन के आर्टिकल 140A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल तमाम अख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दिए जाए। असल बेस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन उसको ये बाख्तियार करने को तैयार नहीं है। तो जब उसको बाख्तियार नहीं कर सकते तो तमाम मसाइल हल भी नहीं हो सकते ना उनका। और लोग सिविक तमाम मसाइल उनके अंडर में है और वो तमाम इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी से तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया। जो अभी
सूरत हाल है मखदूश इमारतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लियारी में सानिया हुआ, इसके बाद और कई इमारतों को बता दिया गया कि 586 तकरीबन ये इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया और जल्द ही इन्हें खाली करवा लिया जाएगा। अब जो आने वाला मौसम है, कुछ जो ज़लज़लों की जो प्रेडिक्शन है वो भी हमारे सामने है, तो कुछ मुतबादिल इंतज़ाम किया है कि इन लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, जो जब से ये इशू हुआ है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ये काफी एक तो मिस इम्प्रेशन है कि सिंध गवर्नमेंट ने शायद कोई लेट एक्शन लिया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिव सिंस डे वन। जैसे हमारे लिए कोविड एक जो है प्रोविंशियल नेशनल इमरजेंसी थी, और जैसे हमारे लिए फ्लड्स आए जिसमें 21 लाख घर जो गिर गए, तबाह हो गए या फ्लड में ज़ाया हो गए, वो एक हमारे नेशनल इमरजेंसी, ऐसे ही सिंध गवर्नमेंट ने जो ये बिल्डिंग गिरी है उसके बाद एक नेशनल इमरजेंसी आप कह लें, प्रोविंशियल इमरजेंसी कह लें, उसको डिक्लेयर कर लिया है रिगार्डिंग दिस बिल्डिंग्स। आपको पता है कि ना सिर्फ कराची से लेके हैदराबाद से लेके सक्कर और सक्कर से बढ़ गई कि लोग अभी जो है सिर्फ घरों में नहीं रह रहे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके रह रही है बिल्डिंग्स में, जो 1-2 मंजिला से लेके 6-7 मंजिला तक ऑन एवरेज रह रही है। उसको भी हमने ऑन इमरजेंसी डिक्लेयर कर लिया, जिसमें अभी जो इंसिडेंट जी नाज़रीन राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिस्टॉर्शन है लाइन में शायद। SBCA के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब, और उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है, एक बहुत बड़ा इदारा पूरे सिंध को मैनेज करने के लिए, क्या इसके पास इख्तियारात काफ़ी हैं या इसको किस किस्म की रुकावट या दबाव का सामना है? सुखदेव साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो ज़रूर बताइएगा कि SBCA के हवाले से कई सवालात उठ गए हैं। किन दबाव या किन रुकावटों का सामना करना पड़ता है SBCA को अपने अमली कार्रवाइयों में? जी सुखदेव साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आला अदलिये के फैसले के बावजूद जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला है वो रुक नहीं सका है। कई गैर कानूनी तामीरात जारी हैं और लोगों के पैसे उसमें फंसे हुए हैं। लोग ये जानने की ख्वाहिश रखते हैं कि आखिर उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि जो बिल्डर माफिया, ज़ाहिर है मुख्तलिफ माफियाज का इस शहर पे कंट्रोल है और बिल्डर भी एक माफिया के तौर पे ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशंस पर बड़े सवालात हैं। अवामी सहूलत जहां मिलनी चाहिए वहां उनको मिलती नहीं है और ताने बाने जो हैं वो ऊपर तक इनके जा मिलते हैं और जिसके बायस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में तामीरात से जुड़े जो मसाइल हैं उनके जवाबात जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनसे हमारे सवालात का सिलसिला जारी। कोशिश हमारी यही रहती है कि अवामी मसाइल को उजागर करें और उन तमाम मसाइल का हल ढूंढ सकें जो कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। लेकिन होता यही है कि जब भी मसाइल को उजागर किया जाता है, सामने लाए जाते हैं, तो नए मसाइल जन्म ले लेते हैं और मसाइल दर मसाइल का ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है। सानिहा लियारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से बातों का जो कंक्लूजन है वो ये हमारे पास सामने आया कि इदारों की जिम्मेदारियां हैं, इदारे अपनी जिम्मेदारियों से कोताही और लापरवाही बरतते हैं, जिसके बाद इस तरह के सानेहात जो हैं वो सामने आते हैं और कीमती जानों का ज़िया होता है। 27 कीमती जानों का ज़िया एक बहुत बड़ी बात, जिसमें जो लोग हैं ख़ानदान के ख़ानदान मुतासिर हैं। सुखदेव साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो बताइएगा कि आला अदलिया के फैसले के बावजूद जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनका सिलसिला जारी है, क्या हिकमत अमली है आपकी? जी, इसमें जो हिकमत अमली सिंध गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, इसके 2 से 3 स्टेजेस हैं। एक तो शॉर्ट टर्म जो विद इन 24 आवर्स है और एक मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है उसमें जो कराची में जो मोस्ट सेंसिटिव जो 51 तकरीबन 50 से 51 बिल्डिंग्स हैं जो मोस्ट सेंसिटिव है, वो टास्क दिया गया है
तो उसको कैसे खाली कराना है या उसको कैसे रिहेबिलिटेट करना है ताकि वहाँ पे जो रह रहे हैं रेजिडेंट्स उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और उन बिल्डिंग्स को कैसे बचाया जाए गिरने से। नंबर 2 जो उससे सेकंड मोस्ट उसमें हम लाए हैं तकरीबन 600 बिल्डिंग्स है या 588 बिल्डिंग्स कह लें कराची के अंदर कि उनको मीडियम टर्म में जो इस हालत में नहीं है कि मतलब जो विद इन अ वीक उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट कर सके और जो तकरीबन 750 बिल्डिंग्स हैं जो सक्खर हैदराबाद कराची में उनको बचाने के लिए या उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए वहां से उन लोगों को तो ये 3 स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जो है एक कमेटीज बनाई गई हैं आज की कैबिनेट की मीटिंग के बाद से। तो इसमें 24 घंटे जो 51 बिल्डिंग्स हैं तकरीबन जो मैंने आपको अर्ज किया कि 588 बिल्डिंग्स जो हैं कराची में उसके लिए एक हफ्ता और तकरीबन 750 बिल्डिंग जो पूरे सिंध में इंक्लूडिंग सक्खर कराची हैदराबाद उसके लिए जो है एक हफ्ता हमने रखा है ताकि इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है कि 2011 के बाद से जो केबीए था कराची बिल्डिंग अथॉरिटी उसको जब हमने एक्सपेंड किया पूरे सिंध में उससे पहले क्योंकि सिंध में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि जो आपकी जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही थी आपकी प्लानिंग जो बिल्डिंग्स बन रही थी पूरे सिंध में हैदराबाद सक्खर कराची बुखार और इस जैसे दूसरे शहर थे इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं तो हमने केबी को एक्सपेंड करके हमने SBCA कर दिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो उसके बाद से काफी गैप्स थे ऐसे लॉज में जो अभी भी गैप्स हैं। उसके ऊपर हमने अमेंडमेंट्स करने के लिए एक कमेटी बना दी है जिसमें होम मिनिस्टर आपके लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मेयर कराची और उसके साथ साथ जो उन मुतलका इलाकों के जो कमिश्नर्स हैं या डिवीजन से कमिश्नर्स हैं जैसे कराची डिवीजन के हैदराबाद डिवीजन के खास सक्खर डिवीजन के उनको उन कमेटीज में ऐड कर ले कि जी जो बिल्डिंग तो बना लेते हैं फिलहाल बिल्डर्स तो उसके बाद जो बिल्डिंग्स की जो इस तरह से हालत हो जाती है आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स या 50 ईयर्स जैसे बिल्डिंग गिरने पे आ जाती है तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसको डिमोलिश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और रिहेबिलिटेट करने के लिए कौन क्या मैकेनिज्म होगा तो उसके लिए लॉज में गैप्स है। लॉज में कोई ऐसी वजाहत नहीं है कि कानून में कि बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी रेजिडेंट जो एक जमा पूंजी जमा करके सारी उम्र की घर लेता है तो वो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। तो उसके लिए आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन अ मंथ असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा जो लॉज में अमेंडमेंट की जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे पर ये जो भी इंसिडेंट हुआ एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी बट इसको एज अ प्रोविंशियल इमरजेंसी करके डिक्लेयर किया गया है और एज अ प्रोविंशियल इमरजेंसी करके इसको ट्रीट किया जा रहा है। एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो ये वाकया हुआ इसको गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि दोबारा ऐसा कोई वाकया जो है थ्रू आउट दिस नॉट जस्ट इन कराची बट सक्खर हैदराबाद में कहीं भी ऐसा कोई दोबारा वाकया ना हो। ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से कुछ काम किया जाए लेकिन इससे पहले भी कई कवानीन हैं क्या जो कवानीन में तरमीम की जाएगी उस पर अमल दरामद भी होगा। बुनियादी काम तो यही है ना सुखदेव साहब के अमल दरामद भी तो हो कवानीन तो बहुत हैं। बिल्कुल आई एग्री विथ यू 100% और अक्सर ये कहा जाता है सिंध गवर्नमेंट के लिए या सिंध प्रोविंस के लिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कवानीन जो हैं वो सिंध में हैं तो इसमें कोई शक नहीं है और कवानीन तभी आपके काम आएंगे जब उन पे अमल दरामद होगा और बिल्कुल इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। आपने देखा होगा अक्सर ये जो है डिस्कस किया जा रहा है काफी सर्कल्स में कि शायद सिंध गवर्नमेंट ने लेट एक्शन लिया या 2-3 दिन जो है डिले किया पर मैं आपको अश्योर करता चलूं जो 3 दिन लिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आज जो है अनफॉर्चुनेटली 3 दिन हो गए इस वाक़े को 72 घंटे तकरीबन जब से ये लियारी का वाक़या हुआ बिल्डिंग का। इन 3 दिनों में आई कैन अश्योर यू कि 1 घंटा भी ऐसा नहीं था कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे इनएक्टिव हो। हम मेक श्योर कर रहे थे कि 2022 में भी अगर कोई इस बिल्डिंग के हवाले से इस कराची शहर के हवाले से कोई भी सेंसिटिव बिल्डिंग थी उसके हवाले से इस सिविल इंसिडेंट के हवाले से कोई तैनात था तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और अभी भी कोई ऐसा कोई वाकया होने के करीब है तो उस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तो हम नहीं चाहते किसी के ऊपर इनजस्टिस हो। आपने देखा होगा कि हमने आज जो है DG SPCA उसको भी जो है फायर कर दिया क्योंकि 2022 में आफ्टर अवर इनिशियल इंक्वायरी ये साबित हुआ कि 2022 में ये जो DG SPCA अभी हैं तब भी ये DG SPCA थे
20 में इनकी पोस्टिंग नहीं थी, पर उस एट द टाइम जब ये बिल्डिंग डिक्लेयर की गई थी कि इसको इवैक्यूएट किया जाए, तब भी ये DG SPCA थे, तो इसलिए इनिशियली इनको इंक्वायरी के लिए जो है सस्पेंड किया गया है, और ये भी कहा गया कि FIR में जो है इनका नाम भी डाला जाए। FIR में इनके अलावा जो भी इनके जो है मुतालिक या इनके अंडर जो सुपरविजन ऑफिसर्स आ रहे थे, उनका भी नाम डाला जाए, ताकि कोई भी ऐसा ऑफिसर जो है उसकी कोई 1% भी इन्वॉल्वमेंट है इस वाक्य में या ऐसे सिमिलर जो भी बिल्डिंग्स है उसमें, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ जो है एक्शन लिया जाए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि दोबारा ऐसा कोई वाकया ना जा, सिर्फ कराची पर, हैदराबाद, सक्खर, जो भी अर्बन टाउन है हमारे, मीरपुर खास या एनी अदर टाउन थ्रू आउट द सिंध, कहीं पे भी ऐसा दोबारा वाकया अनमा ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये सोच है और इसको अमली जामा भी पहनाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों सुखदेव साहब, ये सवाल अक्सर मैं पूछती हूँ कि क्यों हम किसी सानहे या किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं कि जब वो रूनुमा होता है फिर उसके बाद सब इन एक्शन हो जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें जो आप सवाल करेंगे ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है, और ये सवाल मेरे ख्याल में जो भी सिंध या पाकिस्तान में रहने वाला आम आदमी है, चाहे वो हुकूमत से रिलेटेड हो या ना हो, उन सब का है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, 2011 से पहले जो ये SBCA का निज़ाम ही नहीं था पूरे सिंध में, सिर्फ KBA था, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी। उसके अलावा पूरे सिंध में कोई ऐसा बिल्डिंग का निज़ाम नहीं था। हमारे लॉज में गैप्स हैं, हमारी गवर्नेंस में इश्यूज हैं, और हम अपनी गलतियों से कह लें सीखते हैं। हम जब भी वाक़यात होते हैं तो अपने गिरबान में जानते हैं, तो हम एहसास करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे हमारी कोताहियाँ हैं, हमें फर्दर बेहतर काम करने की ज़रूरत है। पर नेचुरली जो है, जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट, बट जो भी रेलिवेंट है, इंक्लूडिंग द रेजिडेंट इटसेल्फ। जैसे आज CM साहब ने भी रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द रेजिडेंट्स कि जब आप अपार्टमेंट लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की जानिब से 20+ NOCs होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसी NOC ना हो कि जो मिस हो। आपको पता है कि यहाँ पे काफी माफियाज बन गए हैं जो 2 रुपए कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए इंसानी जान की फिक्र नहीं करते। वो जो है पैसे कमाने के चक्कर में आके इंसानी जान को जो है वो इग्नोर कर लेते हैं। सो उस चीज का इंश्योर करें। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइंस। पर इंशाल्लाह जो है जिस तरीके से हमने इसको ऐसा नेशनल इमरजेंसी या प्रोविंशियल इमरजेंसी करके डिक्लेयर किया है, तो विल मेक श्योर कि दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, आवाम पूछती है, वो ये कहती है SBCA एक इदारा है, ठीक है, सिंध का इदारा है, इतना बड़ा इदारा है, लेकिन यहाँ पर एक तो करप्शन की बड़ी शिकायत, दूसरा कि नोटिसेस भेजता है लेकिन अमली कार्रवाइयाँ वहाँ पे वैसी नज़र नहीं आती जितने नोटिसेस होते हैं। मेरे अपने भी एक फैमिली का केस वहाँ पर गया, बस वो नोटिस तक ही महदूद रहा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्या कोई सियासी दबाव भी इस पर असरअंदाज होता है या कुछ और? वही जिसके करप्शन की बात की थी, तो वही एक्टिव है वहाँ पे बहुत ज्यादा। जी, मैं आपसे एग्री करूंगा कि जो एक कानून है इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए, या जो पूरा बात की जाती है निजाम की कि निजाम में करप्शन है, निजाम में कोताहियां हैं, आई विल एग्री विथ यू टू द एक्सटेंट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द सिंध की बिल्कुल कोताहियां हैं। तो इसीलिए आपने देखा हो कि हमने जो अप्रोचेस अडॉप्ट की हैं, आज आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें शॉर्ट टर्म 24 घंटे के अप्रोच और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारी अप्रोच हमने की कि हम अमेंडमेंट्स ऐसे ले आए लॉ में कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो सियासी नुमाइंदा हो, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन हो, चाहे वो DMC का चेयरमैन हो, चाहे वो मेयर हो, उसको अकॉर्डिंगली दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि इवैक्यूएशन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नोटिस देने के बाद क्या एक्शन की होगी, कार्रवाई का क्या तरीकेकार होगा,
ताकि उसके ऊपर एक्शन फिक्स किया जाए। निज़ाम में कोताहियां हैं। मैं आपको पता है सिंध गवर्नमेंट वाइड गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में से, जो कभी भी अपनी गलतियों से दूर नहीं भागती। गलतियां अगर होती हैं हमसे या हमसे कोई कोताही होती है तो हम उसको एडमिट करते हैं। हमसे ये कोताही हो गई है कि जी हम जो है इस लॉज में हमने गैप्स हैं, पर उसको हमने अभी एड्रेस किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा ऐसा कोई जब इंसिडेंट होगा तो लॉज में कोई गैप्स नहीं होंगे। सुखदेव साहब, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों को बिल्कुल एडमिट करती है, और इससे कहीं ज्यादा अच्छी बात हो कि अगर उन कोताहियों के अजाले के लिए भी कोशिशें की जाएं और उन कोताहियों को आइंदा वो लापरवाहियां या कोताहियां ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सुखदेव साहब, एक सवाल मैं और ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि क्योंकि मैं खुद भी विक्टिम रही इसकी, जो ये मोहल्लों में जो गैर कानूनी तामीरात होती हैं, SBCA का उसमें क्या किरदार होता है? जी देखिए, जो मोहल्लों के कराची के टू द एक्सटेंट ऑफ कराची या अर्बनाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों में से है जिसमें से आपकी आधे से ज्यादा आबादी होमलेस है, इनके पास घर रहने को भी नहीं है। आप अक्सर निकलेंगे सड़कों पे तो आपको देखेंगी कि लोगों के पास रहने के लिए रिहाइश नहीं है, लोग रोडों पे सो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे घरों की जो कीमतें हैं ना सिर्फ कराची बनिस्बत पूरे पाकिस्तान के इतनी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे अब लियारी में इंसिडेंट हुआ रहा कि उनको नोटिस भी सर्व किया गया कि बिल्डिंग जो है डेंजर से आप इसको छोड़ दें, यहाँ से निकल जाए, फिर भी लोग नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। कराची ऐसा शहर है कि जहाँ पे सबसे महंगी अगर कोई चीज है सेहत के साथ साथ तो वो है रिहाइश। तो ये एक पूरा एक नेशनल इशू है जिसपे मेरे ख्याल में सारी सूबों को साथ मिलकर बैठ के इस इशू को हल करने की जरूरत है कि जो गुर्बत है या उसको कैसे हमने हल करना चाहिए, प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी या रहायश का जो इशू है उसको कैसे हल करना चाहिए। बट जो मोहल्लों में इन्क्रोचमेंट हो रही है ये एक इशू है जिसपे दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हुकूमत के साथ साथ अवाम के साथ भी। अभी आपने देखा कि लियारी में जो इंसिडेंट हुआ वहां पे सबसे मेन इशू क्या आ रहा था कि 3 दिन हमें क्यों लगे रेस्क्यू करने में, क्योंकि गलियां इतनी तंग थी कि ना हमारी वहाँ पे क्रेन्स जा सकती थी। बिल्कुल। हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी रेस्क्यू 1122 की, जो वाइब्रेशन सेंस कर सकती थी आया कोई मलबे के अंदर जिंदा है या नहीं, वो भी किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ पे वो अप्लाई कर रहे थे टेक्नोलॉजी तो लोगों का इतना रश था वहाँ पे कि वो जो वाइब्रेशंस थी हम वो टेक्नोलॉजी उसको सेंस नहीं कर पाए थे। वो टेक्नोलॉजी भी किसी काम नहीं गया। करोड़ों अरबों रुपए हम खर्च करते हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि खुदा ना खास्ता कि 10 साल में कोई ऐसा कोई एक इंसिडेंट हो तो हम उसको जो है डिटेक्ट कर सकें। तो ये एक इशू है इंक्रोचमेंट का। इस पे ना सिर्फ हुकूमत को पर आवाम के को भी काम करने की जरूरत है कि इस पे थोड़ा अवेयरनेस की भी जरूरत है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी जरूरत है। पर इंशाल्लाह अभी जो आप देख रहे हैं कि हम इस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अप्लाई करें तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखदेव हमनानी साहब कि आपने गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से, और बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। नाज़रीन, इदारों की नाकामी है या फिर मिली भगत है, शहर का नक्शा मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, शहरियों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। कोई भी सानिया हो उसमें उनको जो रिलीफ पहुंचाने के लिए इकदामात की ज़रूरत होती है वो तक उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये बहुत अहम बात है, कौन इसका जिम्मेदार है और कब इस पर बात होगी, इसके लिए काम होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।